हेलो फ्रेंड्स, आज की जो नई वीडियो है हमारी वो है इग्नू के सब्जेक्ट कोड BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य, जिसमें हम हिंदी गद्य के साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी गद्य का विकास किस तरह से हुआ, किन किन कारणों की वजह से हिंदी गद्य का विकास हुआ, हिंदी गद्य का साहित्य किस प्रकार से था। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी गद्य का विकास हमारी पहली इकाई है, जिसका नाम है हिंदी गद्य का विकास। इकाई की रूपरेखा एक बार देखते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य के बाद हम प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना एक छोटी सी समरी टाइप होता है कि हम इस पूरे में यानी कि पूरी इकाई में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे गद्य का साहित्य, कि गद्य का साहित्य किस प्रकार से था। पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि ब्रज भाषा में गद्य की कौन कौन सी रचना हुई। ब्रज भाषा में जब गद्य लिखा जाने लगा, गद्य की रचनाएं की जाने लगी, तो क्या क्या कारण की वजह से की जाने लगी, क्या क्या परेशानियां आई। उसके बाद खड़ी बोली में गद्य की रचना की शुरुआत किस तरह से हुई। फिर हम देखेंगे हिंदी गद्य का विकास किस तरह से हुआ। हिंदी गद्य का जब विकास हुआ तो उनमें कौन कौन से कारण थे हिंदी गद्य का विकास होने में। फिर हम देखेंगे कि प्रारंभ में यानी कि गद्य लेखन की शुरुआत किस तरह से हुई। अंग्रेज़ों की भाषा नीति, मतलब जब अंग्रेज़ थे तो उनका भाषा को लेकर उनकी क्या नीतियाँ थीं, वो क्या सोचते थे। उसके बाद हम भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रेमचंद जी, और उनके बाद हिंदी गद्य का विकास किस तरह से हुआ। उद्देश्य एक बार देख लेते हैं कि इस इकाई को पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो जब हम इस इकाई को पढ़ेंगे, इस इकाई को पढ़ने के बाद हम गद्य और पद्य में अंतर कर सकेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि गद्य के अंदर कहानियाँ लिखी जाती हैं, उपन्यास लिखे जाते हैं, निबंध लिखे जाते हैं। और वहीं पद्य के अंदर जो छोटी मोटी कविताएं होती हैं, जो छंदबद्ध होती हैं, जो छंदों के द्वारा रचित होती हैं, जिनमें छंदों का प्रयोग किया जाता है, अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, वो होते हैं पद्य। उसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों के शासन के दौरान, जब अंग्रेज़ों का भारत में शासन था, तब उनका क्या दृष्टिकोण था भाषा को लेकर। फिर हम देखेंगे कि खड़ी बोली की जो आरंभ में स्टार्टिंग में गद्य की रचनाएं हुई थी, वो किन परिस्थितियों में हुई थी। उसके बाद हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग का साहित्य देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रेमचंद और उनके बाद का जो कथा साहित्य था, उसका विकास किस तरह से हुआ। हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना के अंदर हम देखेंगे कि हिंदी गद्य का आरंभ कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ। हिंदी गद्य का जो इतिहास है वो 1000 साल पुराना है और इसे 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि आधुनिक काल से पहले भी जो पद्य में रचनाएं की जाती थी, लेकिन गद्य की जो कुछ रचनाएं थी वो हमें आधुनिक काल से भी पहले मिली थी। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि उस वक्त गद्य में ही रचनाएं होती थी। कुछ एक अवश्य हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से गद्य की रचनाएं आधुनिक काल से पहले नहीं होती थी। जो वास्तविक शुरुआत मानी जाती है गद्य की, वो आधुनिक युग ही माना जाता है। अब हम शुरू करेंगे गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में हम पढ़ेंगे कि जो आधुनिक काल से पहले गद्य की जो रचनाएं हमें मिली हैं, वो सब अवश्य हैं, या जो गद्य का साहित्य था वो किस प्रकार रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो साहित्य के अंतर्गत गद्य का विकास हुआ वो किस तरह से हुआ। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, इन सब की रचनाएं हम सब ने पढ़ी हैं। ठीक है, हमने अनुभव किया है, इन लोगों ने जो उपन्यास लिखे थे, जो कहानियाँ कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास जी ने लिखी थी, वो सब आपस में अलग अलग थी। ठीक है, साहित्यिक भाषा में कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, इन सब ने भी जितनी भी रचनाएं की हैं वो छंदबद्ध थी। इन सबको पद्य कहा जाता है। ठीक है, इन सबको पद लेकिन इन लोगों ने जो उपन्यास लिखे, जो कहानियाँ लिखी, जो निबंध लिखे, उन सबको क्या कहा जाता है, गद्य कहा जाता है। छंदबद्ध जो रचनाएं होती हैं उनमें गेयता होती है, लयात्मकता होती है, लेकिन जो गद्य होता है उसकी जो भाषा होती है वो व्याकरण के अनुरूप होती है। पद्य में व्याकरण को नहीं देखा जाता, लेकिन गद्य में व्याकरण बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में रचनाएं होती थी, जो आधुनिक काल से पहले रचनाएं होती थी, उन सब में काव्य का ही महत्वपूर्ण स्थान रहा होता था। मतलब उन सब में पद्यों का महत्वपूर्ण स्थान रहता था, गद्य वहाँ पर मैटर नहीं करता था। अब सवाल ये उठता है कि आधुनिक युग से पहले गद्य के बजाय पद्य में ही रचना क्यों होती थी। ठीक है, आधुनिक युग से पहले जो रचनाएं होती थी वो सिर्फ पद्य में ही क्यों होती थी, गद्य में क्यों नहीं होती थी। ऐसा माना जाता है कि जो गेयता होती थी, जो छंदबद्ध पद्य होते थे,
उन सब में लेयता के कारण, मतलब किसी भी चीज़ को नॉर्मली अगर हम, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, हमें वो क्वेश्चन याद करना है, उस क्वेश्चन का आंसर याद करने में हमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन अगर हम उसे गाने की तरह गा कर याद करें, उसको हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता था कि जो पद्य होते थे उनमें लयात्मकता के कारण, गेयता के कारण, छंदों के कारण उन्हें याद रखना बहुत आसान होता था। अब जो हमारे लेखक हैं उनका कहना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम सिर्फ पद्य की ही रचनाएं होती थी। अगर पद्य को याद रखना आसान था तो लोग अपने भावों को कहने के लिए, अपने विचारों को कहने के लिए सैद्धांतिक रूप से गद्य का भी कहीं ना कहीं प्रयोग करते थे। जो संस्कृत साहित्य था उसमें गद्य का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आप लोग मेंशन किया हुआ है कि बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना गद्य में ही की थी। उसके बाद हम पंचतंत्र की कहानियों से हम सभी लोग परिचित हैं, जो विष्णु शर्मा जी लिखते थे। ये सब, इन सब की रचनाएं किस में की गई हैं? गद्य में की गई हैं। अब हमें जो रचनाएं मिली हैं उन सबको तो हम काव्य में ही मिला गया है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी रचनाएं की जाती थी आधुनिक काल से पहले, वो काव्य में की जाती थी, क्योंकि लोगों को याद रखने में आसानी होती थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अब लोग बातचीत करेंगे तो वो भी काव्य में करेंगे, उसमें भी वो लोग अलंकारों का प्रयोग करेंगे, ज्ञाता, लयात्मकता, छंद वगैरह का प्रयोग करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो साधारण बोलचाल की भाषा थी वो काव्य से अलग थी। लोग अपने विचार विनिमय के लिए, आपस की बातचीत के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते थे, जिसमें गद्य का रूप होता था। ठीक है, यहाँ पर लिखा है भाषा का वो रूप उसके व्याकरणिक संरचना के सर्वाधिक नज़दीक हो गद्य कहलाता है। मतलब भाषा में जहाँ पर गद्य का यूज़ हुआ हो, जहाँ पर व्याकरण का यूज़ हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। पद्य की जो प्रमुखता है, पद्य में क्या मैटर करता है? पद्य में मैटर करता है उनके छंद, उनके लय, उनके भाव। जबकि गद्य में क्या मैटर करता है? उसकी व्याकरणिता, उसका व्याकरण मैटर करता है। गद्य की जो रचनाएं होती हैं वैसे तो वो पहले से ही हो रही हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा ठोस प्रूफ नहीं मिला कि बहुत ही अवश्य रूप से या बहुत ज़्यादा तरीके से गद्य में रचनाएं होती थी, लेकिन बहुत ही कम होती थी। इनमें कब बहार आया, इनमें कब स्पीड बढ़ी गद्य की रचनाएं होने के लिए? तो जब मुद्रण तकनीक आई, जब समाचार पत्रों की स्टार्टिंग होने लगी, जब समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, तो गद्य में तेजी आई, गद्य की रचनाएं बढ़ने लगी। अब इनमें तेजी कब आई? हमारी मुद्रण तकनीक में जब तेजी आई, जब अंग्रेज आने लगे, समाचार पत्रों की स्टार्टिंग होने लगी, तो मुद्रण तकनीक में तेज आने लगी। अब जो मुद्रण की आधुनिक प्रणाली थी उसमें यातायात के साधनों में तेजी आई, समाचार पत्रों में तेजी आई, पत्रिकाओं में तेजी आई, पुस्तकें प्रकाशित होने लगी, ये सब होने लगा। और जो गद्य थी उसमें भी फैलाव आने लगा। मुद्रण प्रणाली से, यातायात के साधनों की वजह से जो गद्य था, जो रचनाएं हुई थी, लोगों ने जो रचनाएं की थी, वो सब तेज़ी से फैलने गई और गद्य को प्रोत्साहन भी मिलता गया। अब हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि। हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि में सबसे पहले देखिए, जो आधुनिक काल था उसके स्टार्टिंग से भी पहले, 19वीं शताब्दी से भी पहले, जो भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भाषा में भी गद्य की रचनाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। मतलब जो भारत में से, हमारा भारत विविधताओं वाला देश है, अलग अलग भाषा हैं, जैसे अलग अलग भाषाओं में गद्य की रचना नहीं होती थी, वैसे ही हिंदी भाषा में भी ज़्यादा गद्य की रचनाएँ नहीं होती थी। जो लंबे समय तक साहित्यिक रचनाएं ब्रज भाषा में ही होती रहती, मतलब जो साहित्यिक रचनाएं थी वो काफ़ी लंबे टाइम तक ब्रज भाषा में ही होती रहती थी। अपने भाव विचारों के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए लोग काव्य में ही रचनाएं करते थे। लेकिन जो आपस में विचार विनिमय होते थे उन सब के लिए वो एक अलग प्रकार की भाषा का ही प्रयोग करते थे। मतलब अपने स्टेट एरिया वाइज, अपने सिटी वाइज जो उनकी भाषा होती थी, वो विचार विनिमय के लिए उन्हीं भाषाओं का प्रयोग किया करते थे। अब है ब्रज भाषा। अब हम शुरू करते हैं ब्रज भाषा वाला टॉपिक। इसमें ब्रज भाषा जो होती वो एक साहित्यिक भाषा थी। अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करने के लिए पद्य में इसका प्रयोग होता था, लेकिन इस भाषा के बोलचाल के रूप का प्रयोग भी साहित्य में होता था। मतलब जो ब्रज भाषा थी वो पद्य में तो यूज़ की जाती थी, लेकिन जो बोलचाल की भाषा थी उसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब जो विद्वान होते थे, यानी कि जो बड़े बड़े महापुरुष होते थे, जो रचनाएं किया करते थे, उनकी जो भाषा होती थी वो आम आदमियों की भाषा से तो अलग होती थी। वो आपस में एक अलग प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते थे। जैसे वो पद्यों की रचनाएं करते थे, कविताओं की रचनाएं करते थे, तो वो कठिन शब्दों का यूज़ करते थे और
छंदों का यूज़ करते थे, अलंकारों का यूज़ करते थे। इस तरह से अगर हम तुम बात करेंगे तो हम लोग थोड़ी ना छंदों का और अलंकारों का यूज़ करेंगे। इसीलिए जो विद्वान होते थे उनकी भाषा हम लोगों से, आम लोगों से बिल्कुल अलग होती थी। विद्वान जो होते थे उनकी जो भाषा अलग प्रकार की होती थी, वो उसी प्रकार में रचनाएं किया करते थे। उनकी भाषा जो होती थी वो आम बोलचाल की भाषा से, यानी कि आम जनता की भाषा से, जनसाधारण की भाषा से बिल्कुल अलग होती थी। इसीलिए जब भी उन्हें कोई उपदेश देना होता था, अपनी कोई बात कहनी होती थी, तो उन्हें जनता की भाषा के साथ ही अपनी भाषा को मैच करना होता था। मतलब उन्हें जनता की भाषा के द्वारा ही अपने जो उपदेश होते थे उन्हें जनता तक पहुंचाना पड़ता था। ठीक है। उसके बाद विद्वानों ने सोचा कि जो जनता की भाषा है, अगर हम उसी में रचनाएं करना शुरू करें, यानी कि गद्य में, अगर हम उसी में रचनाएं शुरू करें, गद्य की रचनाएं करना शुरू करें, तो हमारे संदेश जनता तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जो स्टार्टिंग की गद्य की रचनाओं की वो की ब्रज भाषा से। विद्वानों ने गद्य लिखना शुरू किया ब्रज भाषा में। अब ब्रज भाषा जो थी वो एक स्थान तक ही सीमित थी, मतलब ब्रज क्षेत्र तक ही सीमित थी। अब जब ब्रज भाषा ब्रज क्षेत्र तक ही सीमित थी, तो इसका मतलब ये था कि जो लोग ब्रज भाषा जानते हैं सिर्फ वही उनके विचारों को समझ पाते हैं, सिर्फ वही उनके जो आदेश होते थे उन्हें जान पाते थे, उन्हें समझ पाते थे। उसके आगे तो वो बढ़ ही नहीं रही थी। अब विचारों के आदान प्रदान के लिए जो संपर्क भाषा के रूप में ब्रज भाषा जो थी वो अपने सीमित क्षेत्र तक ही बनी हुई थी, उसका कोई भी विकास नहीं हो पा रहा था। इसीलिए गद्य की क्षमता भी एक तरह से सिमट कर रह गई थी। ब्रज भाषा जो थी वो ब्रज क्षेत्र तक सीमित थी। इसीलिए ब्रज भाषा में जितने भी गद्यों की रचनाएं हुई वो एक सीमित क्षेत्र तक सिमट कर रह गईं और आगे नहीं बढ़ पाईं। इसीलिए जो रचनाएं थी ब्रज भाषा में वो रुक गई, मतलब उन पर एक स्टॉपेज लग गया कि नहीं, अब ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इनकी वजह से ये एक क्षेत्र तक सीमित है। और जो रचनाएं हो रही हैं, जो विद्वान अपने मत प्रकट कर रहे हैं जनता के लिए, वो तो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, वो तो सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंच रहे हैं ना जो ब्रजभाषा जानते हैं। इसीलिए वहाँ पर गद्य की रचना रुक गई और खड़ी बोली ने उसकी जगह ले ली। मतलब खड़ी बोली ने जगह क्यों ली? क्योंकि खड़ी बोली ज़्यादा स्थान तक फैली हुई थी। खड़ी बोली जो लोग जानते थे उनकी संख्या ज़्यादा थी ब्रज भाषा जानने वालों से। इसीलिए जो गद्यों की रचनाएं होने लगी वो खड़ी बोली में होने लगी और फिर वो बाकी क्षेत्रों तक भी फैल गई। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है खड़ी बोली गद्य। मतलब अभी हमने देखा कि ये जो ब्रज भाषा थी वो क्यों रुक गई और उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। अब हम देखेंगे कि खड़ी बोली की स्टार्टिंग कैसे हुई। हमने देखा कि ब्रज भाषा आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि वो एक क्षेत्र तक सीमित थी। खड़ी बोली आगे बढ़ पाई। क्यों बढ़ पाई? क्योंकि खड़ी बोली बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, खड़ी बोली समझने वाले लोग ज़्यादा थे। इसीलिए विद्वानों ने खड़ी बोली में रचनाएं करना शुरू कर दी। खड़ी बोली जो थी वो जनता की भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी और धीरे धीरे साहित्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। और गद्य की जितनी भी रचनाएं थी वो भी खड़ी बोली में होनी शुरू हो गई। जब 14वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो जो खड़ी बोली थी वो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने लगी। जब मुगल काल की शुरुआत हुई थी 14वीं शताब्दी में, तो शासन की आसानी के लिए, मतलब जो मुगल राजा थे वो अपने शासन को चलाने के लिए, जनता से अपना संपर्क बनाने के लिए खड़ी बोली का यूज़ करने लगे। अब मुगल भी जो थे वो बाहर से आए थे। उनकी जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी। ठीक है, मुगलों की जो मातृभाषा थी तुर्की थी। लेकिन अब ये तो नहीं ना कि भारतीय जनता भी मुगलों की भाषा जानती है, वो भी तुर्की जानती है, वो तो खड़ी बोली जानती थी। तो उन्होंने अपने शासन को चलाने के लिए खड़ी बोली का यूज़ शुरू कर दिया। उसके बाद जो राजकाज की उनकी भाषा थी, जिस भाषा में वो शासन चलाते थे, उसमें उन्होंने फारसी का ही यूज़ किया। उसमें उन्होंने खड़ी बोली का यूज़ नहीं किया। खड़ी बोली को सिर्फ उन्होंने जनता के साथ संपर्क की भाषा रखी। यहाँ पर जिक्र किया गया है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो जो थे उन्होंने खड़ी बोली में पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखनी शुरू कर दी। ठीक है, जब इन्होंने ये चीज़ें लिखनी शुरू कर दी तो उसके बाद खड़ी बोली का जो विकास उत्तरी क्षेत्र तक सीमित था वो फैलते फैलते दक्षिणी राज्यों में भी होने लगा। और वहाँ दक्षिणी हिंदी के रूप में 14वीं से 18वीं शताब्दी तक कई साहित्य ग्रंथों में रचनाएं होनी शुरू हो गई, जिनमें गद्य की रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मुगल साम्राज्य जो था उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किस चीज़ में? खड़ी बोली को विस्तार करने में। देखो, जो मुगल थे वो बाहर से आए थे, वो तुर्की भाषा जानते थे, लेकिन अब जनता के साथ संपर्क बनाने के लिए वो तुर्की तो भाषा का यूज़ नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने खड़ी बोली का यूज़ किया।
जब उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो खड़ी बोली का भी विस्तार होता गया। तो खड़ी बोली जो मुगलों के समय में संपर्क भाषा रही थी वो फैलती गई। अब जो अंतिम शासक थे, मुगलों के अंतिम जो राजा थे औरंगज़ेब, उनकी जब मृत्यु हुई तो जो इतना बड़ा मुगल साम्राज्य था वो इकट्ठा ना रह सका और कोई भी राजा उसे समेट नहीं पाया और वो बिखर गया। मुगलों के टाइम में जो सबसे समृद्ध शहर थे, दिल्ली, आगरा, पश्चिमी शहर, उन सब के स्थान पर अब लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद, पूर्वी शहर वो समृद्ध होते चले गए। ठीक है, इसी कारण जो व्यापार दिल्ली, आगरा में होता था वही व्यापार कहाँ होने लगा, लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद में होने लगा। अब लोग दिल्ली, आगरा को छोड़ के लखनऊ, पटना जाने लगे। जब लोग इस जगह से उस जगह जाने लगे तो वो अपने साथ खड़ी बोली, गद्य भाषा ये सब ले जाने लगे, जिसकी वजह से खड़ी बोली का विस्तार पूर्वी पूर्वी एरिया तक भी होने लगा। मुगलों के टाइम से जो खड़ी बोली थी वो एक संपर्क भाषा बन चुकी थी, मतलब एक ऐसी भाषा जो लोगों को आपस में जोड़े रखती है। अब व्यापारियों को साथ जोड़े किसने रखा, खड़ी बोली ने रखा। जब व्यापारी ही काम धाम के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए तो वो भाषा भी उनके साथ चली गई और इसीलिए खड़ी बोली में जो गद्य की क्षमता थी वो तेज़ी के साथ विकसित होने लगी और गद्य की जो रचनाएं थी वो खड़ी बोली में होने लगी, उन्होंने बहुत तेज़ी पकड़ ली। खड़ी बोली जो थी उसने बहुत ही कम समय में गद्य में अपना स्थान बना लिया और बहुत तेज़ी के साथ विकसित होती। हमारा अगला टॉपिक है हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य के विकास में हम जानेंगे कि जो हिंदी गद्य का विकास था उसके पीछे क्या कारण रहे, किस तरह से हिंदी गद्य का विकास हुआ। सबसे पहले हिंदी गद्य के जो विकास के कारण थे उसमें हम देखेंगे कि जो ईसाई मिशनरियाँ आई, मतलब हमारा देश जो भारत था वो धर्मनिरपेक्ष था। ठीक है, लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए पहले अंग्रेज़ों द्वारा मजबूर किया जाता था, पहला कारण। दूसरा कारण जो नए नए आविष्कार हुए उसने गद्य साहित्य का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर शिक्षा का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा था, इसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाज सुधार आंदोलन जो हुए थे उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा गद्य के विकास के लिए। जो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था, नई नई पत्र पत्रिकाएं निकलती थी लोगों को जागरूक करने के लिए, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब जब अंग्रेज़ी साम्राज्य भारत में आया, ठीक है, तो भारत में जो नए नए परिवर्तन आए वो सब लोग जानते हैं। ठीक है, जो भारतीय जनता पर असर हुआ था, कुछ अच्छे असर भी थे और कुछ बहुत बुरे असर भी थे जिसने भारतीय जनता को अंदर से निचोड़ दिया था। ये परिवर्तन किसी एक चीज़ से संबंधित नहीं थे, हर तरह से भारतीय जनता पर अंग्रेज़ों का असर रहा था। ठीक है, जो सबसे पहला था वो है ईसाई मिशनरियाँ। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा देश भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे बहुत सारे भारत में धर्म हैं जो अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, अलग अलग भगवान को मानते हैं। इसमें ईसाई धर्म भी है और ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। भारत का जो नीचे दक्षिण वाला हिस्सा है केरल और हमारा पूर्वी भारत, इसमें ऐसे छोटे छोटे प्रदेश हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में वो लोग हैं इन जगहों पर जो ईसाई धर्म को मानते हैं। जब अंग्रेज़ों ने भारत को अपने अपने जब अंग्रेज़ों ने भारत को अपनी मुट्ठी में ले लिया था, अपने पराधीन बना लिया था, मतलब अपना गुलाम बना लिया था और भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, तो जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे ना उनकी संख्या बढ़ रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ जो होते थे वो भी ईसाई थे, तो इसलिए वो लोगों को प्रेरित करते थे कि वो ईसाई धर्म को अपना लें। और धर्म के प्रचार के लिए जो भारतीय भाषाएं थे उन लोगों ने उनका सहारा लिया, मतलब जनता से संपर्क करने के लिए उन्होंने भारतीय भाषाओं का सहारा लिया और लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसमें एक भाषा हमारी हिंदी भी थी, मतलब वो हिंदी का सहारा लेकर भी लोगों को प्रेरित करते थे कि वो ईसाई धर्म की भाषा को या ईसाई धर्म को अपनाएं। अंग्रेज़ों ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए काफ़ी सारी पुस्तकें भी तैयार की जो हिंदी गद्य की पुस्तकें थी और यही एक कारण था कि उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में अपना योगदान दिया। जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए वो जनता की बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते थे, गद्य में उसका प्रयोग करते थे। ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे उन्होंने भी जनता की भाषा में प्रचार करना शुरू कर दिया, मतलब जनता से संपर्क बिठाने के लिए, ईसाई धर्म को अपनाने के लिए उन्होंने जनता से जनता की भाषा में ही बात की। छोटी छोटी पुस्तिकाएँ लिखना शुरू किया। ईसाइयों का जो धर्म ग्रंथ था बाइबिल, उन्होंने उसका अनुवाद हिंदी में किया।
इस तरह से जो हिंदी गद्य था उसको गति मिली आगे बढ़ने के लिए और हिंदी गद्य का विकास हुआ। ये हिंदी गद्य के विकास का पहला कारण था। दूसरा कारण है हमारा नवीन आविष्कार, मतलब जो नए नए आविष्कार हुए अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत में, उन्होंने भी अपना योगदान दिया किसमें, हिंदी गद्य के विकास में। अंग्रेज़ों ने उनका जो साम्राज्य था, अंग्रेज़ों की जो गद्दी थी, उन्होंने उसे मजबूत करने के लिए जो प्रिंटिंग तकनीक्स आई, जो मुद्रण तकनीक आई, उनका प्रयोग किया, यातायात को बढ़ाया, संचार यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए साधनों को विकसित किया। इन सब चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल भारत में किया। अब दूर दूर तक लोगों के आने जाने के लिए अंग्रेज़ों ने खुद अपने आने जाने के लिए रेल का विस्तार किया, रेल का विकास किया, तारों को जोड़ दिया गया और कम्युनिकेशन टेक्निक जो थी हमारी उसका विकास किया। मुद्रण, तार और रेल, इन सब जब ये सब चीज़ें आईं तो इन्होंने जनता की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। ठीक है। हिंदी साहित्य जो अलग अलग भाषाएं थी, पत्र पत्रिकाएं थी, उनका प्रकाशन मुद्रण की वजह से विकसित होने लगा और जो गद्य था उसका विकास दूर दूर तक होने लगा। अब वाहन जो होते थे, जाहिर सी बात है जब वाहनों का विकास हुआ, रेल का विकास हुआ, तो जो पुस्तकें, जो गद्य की रचनाएं सालों में एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचती थी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थी, वो कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगी और गद्य का विकास होने लगा। जब इतनी बड़ी मात्रा में समाचार पत्रों का प्रकाशन होने लगा तो गद्य का प्रसारण भी संभव हो गया और गद्य के लेखन में तेजी आ गई। जो तीसरा हमारा कारण है गद्य के विकास का, वो है शिक्षा का विस्तार। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। 1835 में यहाँ पर जिक्र किया गया है कि अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से लोगों को नई शिक्षा देने की शुरुआत की। इससे पहले तक जो भारतीय शिक्षा होती थी वो संस्कृत में होती थी, मुगल काल था, फ़ारसी में शिक्षा दी जाती थी। राजा राम मोहन जो रॉय जो थे वो अंग्रेज़ी शिक्षा के पक्षधर थे, मतलब वो चाहते थे कि लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ने को मिले, जो लोग फ़ारसी और संस्कृत पढ़ते हैं वो अंग्रेज़ी भी पढ़ें। उनका मतलब था, वो ये मानते थे कि जो संस्कृत और फारसी भाषा में भारत नए युग की प्रवेश नहीं कर सकता, मतलब भारत जो है वो संस्कृत और फारसी सीखकर विकसित नहीं हो सकता, वो सिर्फ अंग्रेज़ी सीखकर ही शिक्षित हो सकता है और उसे अंग्रेज़ी से ही लाभ हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस चीज़ में अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया। अब अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी भाषा के विकास के लिए नए नए स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए। ठीक है। और शिक्षा के लिए जिन नए स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई थी उसमें अंग्रेजी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू की शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है। 1800 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज था और 1803 में वहाँ पर हिंदी उर्दू की पढ़ाई शुरू की जाने लगी। 1824 से वहाँ हिंदी की एक विशेष तरह की पढ़ाई की शुरुआत की गई। 1823 में आगरा कॉलेज की स्थापना की गई, उसमें भी हिंदी की व्यवस्था की गई। मतलब जैसे अंग्रेज़ जो थे वो अंग्रेज़ी को सपोर्ट कर रहे थे, चाहते थे कि जो भारतीय हैं वो अंग्रेज़ी पढ़ें। राजा राम मोहन रॉय ने इंग्लिश को सपोर्ट किया भारत के विकास के लिए, वहीं कहीं ना कहीं हिंदी को भी पढ़ाया जाता था उन स्कूल्स और कॉलेजेस में। 1817 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी और 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई। इन संस्थाओं, इन इंस्टीट्यूट्स, इन कॉलेजेस, इन स्कूल्स के अंदर अंदर जो थी वो अच्छी अच्छी बुक्स रखवाई गई ताकि एजुकेशन डेवलप हो सके, गद्य का विकास हो सके। और इसने भी हिंदी गद्य के विकास को विकसित करने के लिए, हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हिंदी गद्य के विकास का हमारा जो अगला कारण है वो है समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन कैसे हुए? जो 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलनों की शुरुआत हो गई थी। इन आंदोलनों का क्या मुख्य उद्देश्य था? इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारा जो भारतीय समाज है उसमें जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जा सके, जो जनता में अपने देश और धर्म के प्रति चेतना नहीं जगी हुई है उसे जगाया जा सके, जनता तक जो संदेश हैं उन्हें पहुंचाया जा सके जनता की ही भाषा में, ये सब ज़रूरी है। इसी को समाज सुधार कहा गया। मतलब समाज में जो सुधार नहीं था वो सुधार किया जाए। जैसे कि विधवा पुनर्विवाह पर रोक थी और बाल विवाह था, लड़कियों की शिक्षा नहीं होती थी, उन सब में सुधार करने के लिए आंदोलन किए जाने लगे। राजा राम मोहन रॉय ने आर्य समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ऐसे ही हिंदी समाज को सुधारने के लिए, मतलब हिंदी समाज को सुधारे जाने के लिए कई आंदोलन और भी किए गए।
लोगों ने प्रचार किया, पुस्तकें निकाली, गद्य की रचनाएं करना शुरू की ताकि लोगों तक विद्वानों की बात पहुंचे और लोग खुद को सुधारने का, अपने समाज को सुधारने का एक मौका दें। अब हम देखेंगे हिंदी गद्य। हिंदी गद्य में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। जो मुद्रण तकनीक आई, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होना शुरू हुई, छपनी शुरू हुई, ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया। किस वजह से? अंग्रेज़ों द्वारा लाई गई मुद्रण तकनीक की वजह से। ठीक है, जो सबसे पहला कलकत्ता में हिंदी का पत्र प्रकाशित हुआ था वो था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, ये कलकत्ता में हिंदी में पहला पत्र प्रकाशित हुआ था। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। ये एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, लेकिन लगभग 1.5 वर्ष में 4 दिसंबर 1827 को ये पत्र बंद कर दिया गया। बंद क्यों किया गया ये पत्र? क्योंकि उस समय हिंदी पढ़ने वाले लोगों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, इसीलिए 1.5 वर्ष में इसे बंद कर दिया गया था। अब हिंदी का दूसरा पत्र निकाला गया। हिंदी का जो दूसरा पत्र निकाला गया उसका प्रकाशन हुआ 9 मई 1829 में, कलकत्ता में हुआ था, जिसका नाम था बंगदूत। दूसरे पत्र का क्या नाम था जो हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था? वो था बंगदूत। पहला था उदंत मार्तंड। अब दूसरे के बाद हिंदी भाषा में तीसरा पत्र निकाला गया। वो भी कलकत्ता से ही निकाला गया था, जिसका नाम था प्रजामित्र। तीसरे पत्र का नाम था प्रजामित्र। जितनी भी पत्र पत्रिकाएं निकली, उन्होंने हिंदी गद्य को विकसित करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि पत्र पत्रिकाएं रेल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक शहर से दूसरे शहर जाती थी और लोगों को विकसित होने का, लोगों को समाज सुधार करने का मौका मिलता था। पत्र पत्रिकाएं पढ़ के गद्य का विकास होता था। अब है प्रारंभिक गद्य लेखन। अब हम पढ़ेंगे गद्य लेखन का जो प्रारंभ हुआ वो। सन 1800 में अंग्रेज़ों ने कोशिश की अंग्रेज़ी को भारत में लाने की, तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत हुई। 1803 में हिंदी उर्दू के अध्यापक जॉन गिल क्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू में पुस्तकें लिखने की शुरुआत की। उसके बाद भाषा की जानकारी के लिए उन्होंने कुछ भाषा मुंशियों की सहायता भी प्राप्त की। मतलब उन्होंने जो हिंदी और उर्दू में पुस्तकें लिखनी शुरू की थी, उसका विकास करने के लिए उन्होंने जो लैंग्वेज स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी भी हेल्प ली थी। अब हम देखते हैं अंग्रेज़ों की भाषा नीति। अंग्रेज़ों के आगमन से पहले यहाँ की जो राजकाज की भाषा थी वो फ़ारसी भाषा थी। जब अंग्रेज़ भारत आए थे उससे पहले से भी यहाँ की जो राजकाज की भाषा थी वो मुग़ल टाइम से ही फ़ारसी थी, इसीलिए राजकाज की भाषा फ़ारसी ही रही। ठीक है, अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रचार कार्य शुरू हुए 1835 में, और ये किसके सहायता से हुए थे, किसके प्रयत्नों से हुए थे? वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के प्रयत्नों से, जो कि लॉर्ड मैकाले ने किए थे। ठीक है, जब फ़ारसी राजकाज की भाषा थी तो इससे आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, इसीलिए 1836 में काफ़ी सारे इश्तिहार नामों की सहायता से, जो इश्तिहारनामे ऐड वगैरह किए गए दीवारों पर लगाकर, सदर बोर्ड की अदालतों की जो भाषा थी उसे हिंदी कर दिया गया और लोगों से कहा गया कि जो लोगों को अर्जियां देनी हैं, जो अपनी यातनाएं देनी हैं, वो नागरी भाषा या फ़ारसी भाषा में दे सकते हैं। लेकिन 1837 में अदालतों की भाषा उर्दू कर दी गई। क्यों उर्दू कर दी गई? क्योंकि सरकार के इस फैसले का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था कि जनता की जो अर्जियां हैं वो नागरी और फ़ारसी में नहीं होंगी। तो इसीलिए जब लोगों ने इसका विरोध किया तो अदालतों की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा कर दी गई? उर्दू भाषा कर दी गई। अभी हमने जितना भी देखा, इन सब बातों से हमें एक चीज़ तो पता चल गई है कि 19वीं शताब्दी तक हिंदी के विकास में अंग्रेज़ी सरकार ने कोई भी मदद नहीं की। ना तो हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया, ना ही अदालतों का, और ना ही सरकारी कामकाज का माध्यम बनाया। यहाँ पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जिन्हें कहा जाता है, उनका वर्णन किया गया है। कहा गया है कि वो शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर थे। ठीक है, वो हिंदी भाषा के पक्षधर थे, मतलब वो हिंदी भाषा के पक्ष में थे, लेकिन सरकारी नीतियों के कारण वो खुलकर कह ही नहीं पाते थे। इसीलिए उन्होंने सरकारी हलकों में उर्दू को शिष्ट भाषा और हिंदी को गंवारू भाषा माना, क्योंकि वो सरकार की नीतियों के सामने खुलकर नहीं आना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में राजा जी ने ठेठ हिंदी का सहारा लिया। ठीक है, जो राजा शिव प्रसाद थे, जब हिंदी को गंवारू भाषा माने जाने लगा तो उन्होंने हिंदी को
सहारा लिया। अरबी फ़ारसी के शब्दों को ग्रहण करने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया, मतलब उन्होंने हिंदी के साथ साथ अरबी और फ़ारसी के शब्दों का भी यूज़ किया। उन्होंने पुस्तकों का सहारा लिया। उस समय साहित्य की ज़्यादा पुस्तकें तो नहीं लिखी जाती थी, इसीलिए उन्होंने खुद कोर्स की पुस्तकें लिखनी शुरू की। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, जो राजा साहब थे सितारे हिंद, वो उर्दू के पक्षपाती हो गए। ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है उन्होंने ऐसा अंग्रेज़ अधिकारी जो थे उनके दबाव के कारण किया हो। अब जो उन्होंने स्टार्टिंग में पुस्तकें लिखी, स्टार्टिंग में इतना योगदान दिया हिंदी में, उसने भी गद्य के विकास में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपना योगदान दिया। अब यहाँ पर दूसरी बात की जाती है राजा लक्ष्मण सिंह की। राजा लक्ष्मण सिंह जो थे वो हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषाएं मानते थे। उनका कहना था कि अरबी और फारसी के जो शब्द हैं ना, उनके बिना हिंदी ना बोली जाए और ना ही हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हैं। मतलब उनका मानना था कि हिंदी हिंदी है, हिंदी में अरबी और फारसी के अगर शब्द भरे होंगे तो हम उसे हिंदी नहीं मानते। ठीक है, ऐसे हिंदी ना ही बोली जाएगी और ना ही हम उसे हिंदी समझेंगे जिसमें अरबी और फारसी के शब्द भरे होंगे। अब जो राजा लक्ष्मण सिंह थे, उन्होंने भाषा के प्रश्न के इस कठिन समय में हिंदी का अपना नमूना सामने रखा और हिंदी गद्य को समृद्ध किया। मतलब उन्होंने भी हिंदी के गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने हिंदी भाषा के जिस स्वरूप को प्रोत्साहित किया, उससे उर्दू से उसकी दूरी बढ़ी। मतलब उन्होंने पहले तो जो हमारे सितारे हिंद थे, उन्होंने हिंदी में फ़ारसी भाषा को मिला लिया, अरबी के कुछ शब्दों को मिला लिया, लेकिन वहीं राजा लक्ष्मण सिंह जो थे उन्होंने अरबी को, फ़ारसी को, उर्दू को, सबको हिंदी से अलग कर दिया और हिंदी का एक अलग ही रूप विकसित किया। उन्होंने एक शुद्ध हिंदी का योगदान किया, शुद्ध हिंदी को समृद्ध किया, शुद्ध हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया। उन्होंने संस्कृतनिष्ठ हिंदी को आगे बढ़ाया और 1841 में उन्होंने प्रजाहितैषी नामक एक पत्र निकाला। राजा शिव प्रसाद, जिन्हें सितारे हिंद कहा जाता था, और राजा लक्ष्मण सिंह, इनके अलावा भी कई लोगों ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने अंग्रेज़ी की जो पुस्तकें होती थी उनके अनुवाद किए और नई हिंदी की पाठ्य पुस्तकें तैयार की थी। इनमें राम प्रसाद त्रिपाठी, मथुरा प्रसाद मिश्र, ब्रजवासी दास, बिहारी लाल चौबे, शिवशंकर, काशीनाथ खत्री, राम प्रसाद दुबे, इन सबको प्रमुख माना जाता है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, हमने उसमें देखा कि जो हिंदी गद्य का विकास था वो किस तरह से हुआ, किन कारणों की वजह से हुआ, किन किन लोगों ने हिंदी गद्य के विकास में अपना योगदान दिया, किस किस तरह से दिया।